43,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होना प्रस्तावित थी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच में सहमति न बन पाने के चलते हुए उस समय इस प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया गया, इस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 2004 में स्वर्गीय अटल जी की सरकार चली गई और 4 से 14 तक यूपीए की तत्कालीन सरकार ने इस विषय में आगे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया और ये नदी जोड़ने की परियोजना को ही जो है शेल्फ कर दिया। 2013 में जब माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 14 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दिल्ली में बनी, उसके बाद इस विषय को वापस पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए। 2016 के नवंबर में राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को के अधीन काम करने वाले पीएसयू वैपकॉस को एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की डीपीआर बनाने का जिम्मेदारी सौंपी और उनसे आग्रह किया कि आप इसकी डीपीआर बनाएं ताकि राजस्थान के इस क्षेत्र को पीने का पानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो समझौता है उसके तहत दिया जा सके। डीपीआर का निर्माण हो रहा था, इसी बीच में राजस्थान सरकार ने आग्रह किया कि जो सामान्य प्रचलित नियम है, जिस नियम के अनुरूप 2000 की दो नदियों के बीच में कोई भी परियोजना यदि बनाएंगे तो उस परियोजना के निर्माण के लिए जो है 75% निर्भरता पर ही परियोजना का निर्माण होगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने आग्रह किया वैपकॉस से कि आप इस परियोजना को 50% निर्भरता के आधार पर बनाएं, हम मध्य प्रदेश से इसके लिए अनुमति प्राप्त कर लेंगे। 2017 के नवंबर में वैपकॉस ने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके राजस्थान सरकार को सौंपी, जिसे राजस्थान सरकार ने 2018 में भारत सरकार के पेरुजल के लिए सीडब्ल्यूसी को अनुमति के लिए भेजा। इसमें 13 जिले राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, इनके लिए पेयजल की सुनिश्चितता और धौलपुर और सवाईमाधोपुर में मिलाकर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नई कमांड क्रिएट करना। जो पुराने छोटे बड़े बांध और तालाब इस क्षेत्र में हैं, उनको भर करके इन 9 जिलों में 80,000 हेक्टेयर की एग्जिस्टिंग कमांड को स्टेबलाइज करना। 40,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना भारत सरकार में भेजी गई, जिस पर भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये कहते हुए कि इस परियोजना को चूंकि 75% निर्भरता के बजाय 50% पर बनाया है, या तो आप मध्य प्रदेश से अनुमति लेकर के आए, अन्यथा इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पर बना करके प्रस्तुत करें। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार 19 में गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2018 में ही बन गई। सरकार बनने के बाद में पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने निरंतर इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया। बार बार भारत सरकार द्वारा आग्रह किए जाने के बावजूद भी कि आप इसमें परियोजना को नियमानुसार परिवर्तित करके भेजें या उसमें मध्य प्रदेश की एनओसी उसमें लेकर के आप भेजें। यहां विशेष बात यह है कि उस समय में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक पत्र लिख करके और कमलनाथ जी को यह निवेदन किया था कि आप इसमें राजस्थान को अनुमति प्रदान करें, लेकिन दुर्भाग्य से कमलनाथ जी ने अनुमति प्रदान करने के बजाय अशोक गहलोत साहब को यह लिख करके भेजा कि आप इस परियोजना को नियमानुसार बना करके और बाद में मध्य प्रदेश की अनुमति के लिए भेजें। यह नियमों के विपरीत बनी हुई है, जिससे मध्य प्रदेश के हितों का कुठारघात होगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश निरंतर इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराता रहा। 27 अप्रैल 2018 को कराई, 2 अगस्त 2018 को चिट्ठी लिख करके कराई। मध्य प्रदेश ने राजस्थान के को 16 अक्टूबर 2018 को चिट्ठी लिखी। चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी ने अशोक गहलोत साहब को व्यक्तिगत पत्र लिख करके 27 जनवरी 2020 को आगाह किया।
मध्य प्रदेश ने 2020 में वापस भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखी। माननीय शिवराज सिंह जी ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2022 में फिर चिट्ठी में लिख करके अपना विरोध इस पर दर्ज कराया। अशोक गहलोत साहब की सरकार बजाय इसके कि इसको दुरुस्त करती या मध्य प्रदेश के साथ बैठ करके समझौता करती, इसको राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करना उन्होंने तय किया। और उसके चलते उन्होंने बार बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए। भारत सरकार को, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें दोषी ठहराने की कोशिश की, मुझे नकारा, निकम्मा, ऐसे कैसे कितने अनेक तरह के आभूषणों से आभूषित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जो है गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की। हमने निरंतर उसके लिए प्रयास जारी रखा। जब हालात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, तब मैंने एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया कि हमको इस दिशा में क्या करना चाहिए। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आउट ऑफ बॉक्स कुछ थिंकिंग करो। हमने देश के सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट को बिठाया, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों का, जिनकी इस विषय में योग्यता थी, अनुभव था, अध्ययन था, उनको बिठाया और 3 दिन तक लगातार इस पर विचार विमर्श किया। और उस विचार विमर्श के बाद में ये तय हुआ कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो राजस्थान ने प्रस्तावित किया था और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना जो पहले बनाई गई थी, इन दोनों को मिला करके एक नदी जोड़ने का प्रकल्प बनाया जा सकता है। उसका अध्ययन किया। जो नदी जोड़ने के ऊपर काम करने की जो टास्क फोर्स है, उस टास्क फोर्स ने इसको जो है रिवर इंटीग्रेशन के प्रोजेक्ट, नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी। बाद में जो स्पेशल कमेटी ऑफ इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स बनी है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, उसने इसको एक प्रायोरिटी लिंक के रूप में भी चिन्हित किया। और क्योंकि प्रायोरिटी लिंक के रूप में चिन्हित किया, उसके बाद में हमने दोनों राज्यों के साथ बैठ करके, दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ में बैठ करके, तकनीकी लोगों के साथ में बैठ करके इसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया। दोनों राज्यों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल पर जब हमने चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले इस पर चर्चा की थी, सहमति बनाने की कोशिश की थी, तब अधिकारियों के स्तर पर तो इस पर सहमति बन गई थी, लेकिन राजस्थान के अधिकारियों का कहना था कि पॉलिटिकल क्लियरेंस इसको आगे बढ़ाने की हमें नहीं मिल पा रही है। मुख्यमंत्री जी निरंतर इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे थे। हमने कई बार आग्रह किया कि राजस्थान के लगभग इन 13 जिलों के 2 करोड़ लोगों के जीवन का आधार ये ईआरसीपी बनने वाली है। इनके प्यासे कंठों पर राजनीति करना पाप है। लाखों एकड़ जमीन जो इस योजना के माध्यम से सिंचाई हो सकती है, उस लाखों एकड़ जमीन के किसानों के अरमानों पर पानी फेरना भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए पाप से कम कुछ नहीं है। लेकिन हार करके जब गहलोत साहब ने इस पर हां भरना स्वीकार नहीं किया, तब मैंने ईस्टर्न राजस्थान के सभी जिलों का दौरा किया, पत्रकार साथियों से बात की, अपने कार्यकर्ताओं से बात की, प्रबुद्धजनों से बात की और स्पष्टता के साथ में कि भारत सरकार की बनाई गई योजना से किस तरह से लाभ होगा, दोनों राज्यों को लाभ होगा। भारत सरकार के वित्त पोषण के चलते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत मामूली सा खर्च इसमें करना पड़ेगा और शीघ्रता के साथ में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सकता। जब लोगों के विषय तक ये विषय पहुंचा और इस पर चर्चा प्रारंभ हुई, तो तत्कालीन सरकार और सरकार के मुखिया बैकफुट पर आए और पूरे चुनाव में इस विषय को लेकर के वो कहीं बड़ा किसी तरह की रैली या कार्यक्रम भी नहीं कर पाए। उन्होंने अनेक यात्राएं भी घोषित की, लेकिन अंततः जनता के प्रतिरोध जो है दबाव के चलते हुए, प्रतिरोध के चलते हुए उन यात्राओं को भी स्थगित करना पड़ा। मैंने चुनाव के समय में भी घोषणा की थी, लोगों का भरोसा दिलाया था, परिवर्तन यात्रा के समय में भी लोगों को भरोसा दिलाया था कि इस परियोजना को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार बनते ही हम निश्चित रूप से धरातल पर उतारेंगे।
और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि कल पूर्वी राजस्थान के लोगों के घर एक स्वर्णिम सूर्योदय हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के माननीय मुख्यमंत्रियों के उपस्थिति में हमने बैठ करके इस मसौदे पर एक राय बनाई। दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने भारत सरकार के साथ बैठकर एक ट्राइपार्टाइट त्रिपक्षीय समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसके साथ ही जो नदी जोड़ने के प्रकल्प उसकी श्रृंखला में एक दूसरी सफलता केन बेतवा के बाद में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली केंद्र सरकार को मिली है। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस परियोजना के चलते दोनों ही राज्यों के 13 जिलों में लोगों को न केवल पीने के पानी की अगले 3-4 दशक तक गारंटी मिलेगी, अपितु दोनों राज्यों में लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन यानी 7 लाख एकड़ जमीन राजस्थान में और 7 लाख एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में सिंचाई के रकबे के तहत आएगी। मध्य प्रदेश का भी सूखा इलाका जो चंबल का इलाका जिसको कहते हैं, ग्वालियर से लेकर के भिंड से लेकर के मुरैना से लेकर के राजगढ़ से लेकर के और उज्जैन तक का, ये 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। पेयजल भी मिलेगा और साथ साथ में कृषि के क्षेत्र में भी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और राजस्थान के 13 जिले जिनकी मैंने चर्चा पहले आपके सामने की, उन 13 जिलों को भी पीने का पानी जो है इस योजना के माध्यम से मिलने वाला है। और इन 13 जिलों को पीने के पानी के साथ साथ में इन 13 जिलों के 7 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा भी नया सृजित होगा। इतना ही नहीं, इसके योजना के द्वारा लगभग 30 से ज्यादा ऐसे टैंक्स और रिजर्वायर्स और तालाब और छोटे बड़े बांध जो पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में अवस्थित हैं, इनको भी इसके माध्यम से भरा जा सकेगा। और इनको भरने के चलते हुए एक तरफ सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और दूसरी तरफ जो भूगर्भ का जल है वो भी वापस रिचार्ज होगा और इस रिचार्ज से निश्चित रूप से वहां के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ये 40,000 करोड़ रुपए की लगभग इस परियोजना की लागत होगी, जिसमें से क्योंकि ये नदी जोड़ने की परियोजना है और दोनों ही क्षेत्र अत्यंत सूखा क्षेत्र है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से केन और बेतवा में बुंदेलखंड की प्यासी धरती के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 90% के धनराशि भारत सरकार दे, इसको स्वीकृत किया है। उसी तर्ज पर यह धनराशि मिलने पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को मिलकर के इस 40,000 करोड़ की परियोजना में मात्र 4,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा और 4,000 करोड़ रुपया भी जो पानी दोनों को मिलने वाला उसके अनुरूप उनमें डिवाइड हो जाएगा। ऐसे में बहुत थोड़ा सा पैसा खर्च करके ही राजस्थान को इसके करोड़ों लोगों को 13 जिलों के करोड़ों लोगों को इस योजना का लाभ होने वाला है। अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके मार्गदर्शन में हम इन 13 जिलों के लिए ये बहुप्रतीक्षित योजना, जो इन 13 जिले राजस्थान के और 13 जिले मध्य प्रदेश के, इन दोनों के तकदीर और तस्वीर को बदलने वाली होगी। सरिस्का में पानी की समस्या समाप्त होगी, भरतपुर के बर्ड सेंचुरी में पानी की समस्या समाप्त होगी, पांचना का संकट समाप्त होगा और इन 13 जिलों के करोड़ों लोगों के जीवन में इसके माध्यम से परिवर्तन आएगा। मैं पूर्वी राजस्थान के लोगों को इस परियोजना के आगे बढ़ने पर बहुत सारी बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो भाजपा ने कहा था वो करके दिखाया है। माननीय भजनलाल जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भी जो घोषणा पत्र में लिखा था कि हम ईआरसीपी को सरकार बनने के बाद में करेंगे, उस दिशा में सकारात्मक पहल की है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के भी उस मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिलों के लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ये दोनों ही प्रदेशों के लिए
एक वरदान के रूप में साबित होगी। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद सबको देता हूं। मित्रों, प्रदेश व जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र की खबरें पाने के लिए आज ही जैसी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें।